नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सृष्टि अध्ययन संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और सृष्टि अध्ययन संस्थान जो है ये आप लोगों के द्वारा ही सुझाया गया ये नाम है। और सृष्टि अध्ययन संस्थान में आप जान रहे हैं कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो हम लोग स्टार्ट किए हैं अभी, वो है किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर अप्रोच जो है सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम के आधारित जो बनाया गया है उन पर आधारित है। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान, जो कि हम जानते हैं केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। विज्ञान के 3 भाग पढ़ना हम लोगों को, और जिसमें से पहला स्टार्ट किए हैं रसायन विज्ञान। इसके बाद स्टार्ट करेंगे भौतिकी, जिसको कि फिजिक्स बोलते हैं। फिर उनके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो देर ना करते हुए देखते हैं। हम लोग अब तक देख चुके हैं, कितने टॉपिक को देख चुके हैं? हम लोग 4 टॉपिक को देख चुके हैं। ठीक है, कौन कौन टॉपिक है ये हम बताते हैं आपको। 4 टॉपिक में हम लोग अब तक देख चुके हैं कि पहला टॉपिक है ये पदार्थ और प्रकृति, पदार्थ एवं पदार्थ की प्रकृति एवं वर्गीकरण। दूसरा देख चुके हैं परमाणु संरचना। तीसरा देख चुके हैं गैस नियम। चौथा रेडियो सक्रियता। ठीक है, इसके बाद आज देखना है हम लोगों को, आज क्या देखना है हम लोगों को देखना है कि तत्वों का वर्गीकरण। क्या देखना है? तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे। तत्वों का वर्गीकरण देखने के बाद रासायनिक बंधन देखेंगे। अब देर ना करते हुए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर स्टार्ट होगा। तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को नई सूचना दे देते हैं कि हम लोग अब यूट्यूब फैमिली जो है 500 के करीब पहुंचने वाले हैं। 500 के करीब पहुंचने में आप लोगों का बहुत योगदान होगा, जो कि हम 500 का माइलस्टोन पार करेंगे, फिर 1000 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। धीरे धीरे हम लोगों की फैमिली बड़ी हो रही है, यूट्यूब फैमिली, जिसमें से आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जैसे ही हम अभी तत्वों का वर्गीकरण देखते हैं, तत्वों का वर्गीकरण देखने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तत्वों का वर्गीकरण को, कि तत्वों का वर्गीकरण है क्या। तत्वों का वर्गीकरण है क्या? तत्वों के अध्ययन को, तत्व जो होते हैं, तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए समान गुण वाले तत्वों को, क्या है, समान गुण वाले अगर कोई तत्व है तो उसके लिए क्या होगा, एक साथ रखेंगे, तथा भिन्न भिन्न गुण वाले अगर कोई है तो उसको अलग अलग रखने का, इसी को कहेंगे हम तत्वों का वर्गीकरण। कितने सरल शब्दों में है। तत्वों के अध्ययन को कहेंगे कि समान गुण वाले तत्व को एक साथ तथा भिन्न गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखने की व्यवस्था जो है, यही तत्वों का वर्गीकरण है। और तत्वों का वर्गीकरण में देखिए कि रॉबर्ट बॉयल है। क्या है? रॉबर्ट बॉयल पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 ईस्वी में तत्व शब्दों का प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए आपको तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हम लोग बोलेंगे 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। लोवेसियर का वर्गीकरण देखिए। क्या है? लोवेसियर का वर्गीकरण ये है कि सर्वप्रथम लोवेसियर ने सभी तत्वों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। पहला तो तत्व बताया, क्या है, तत्व के बारे में पहली बार बताया रॉबर्ट बॉयल, जबकि तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए पहली बार कोई जो सिखाया तो लोवेसियर थे। वो तत्व को 2 भागों में वर्गीकृत किए थे, जिसमें कि पहला भाग था, वो क्या था, पहला भाग था धातु और दूसरा भाग अधातु था। ठीक है, ये तत्वों के मतलब 2 भागों में वर्गीकृत करके लोवेसियर बताया है। फिर आप देखिए लोवेसियर के बाद डोवेनियर के त्रिक सिद्धांत। क्या है? डोवेनियर के त्रिक सिद्धांत है। डोवेनियर के त्रिक सिद्धांत जो है, डोवेनियर ने कुछ तत्वों को तीन तीन के समूहों में रखा था, जिसे त्रिक कहते हैं। डोवेनियर जो थे, जैसे लोवेसियर 2 भागों में बांटा, धातु और अधातु, लेकिन डोवेनियर जो है त्रिक सिद्धांत दिया, 3 समूहों में बांटा। किसी त्रिक के तीनों तत्वों का गुण समान तथा बीच वाला तत्व का द्रव्यमान संख्या बाकी दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या के औसत होती है। देखिए इनका सबसे बड़ा क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, किसी त्रिक के अगर कोई 3 तत्व है, उसका दो तत्व जो है, जो आगे और पीछे का तत्व है,
तीनों तत्वों के गुण अगर समान है तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान संख्या जो होगा बाकी दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या के औसत होगा। मतलब यहाँ पर देखिए लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ये तीनों जो है तत्व है, ये तीनों क्या है, त्रिक के अंतर्गत आता है। फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। लो लिथियम की द्रव्यमान संख्या कितना है? लिथियम का द्रव्यमान संख्या आप जानते हैं 7 है, जबकि पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या 39 है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए लिथियम का द्रव्यमान संख्या देखिए और सोडियम का द्रव्यमान संख्या, लिथियम और पोटेशियम को जब जोड़ेंगे 39 + 7 उसका औसत निकालेंगे तो 23 आएगा, जो कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या। यही है त्रिक सिद्धांत, यही है डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, अभी आप लोग देखिए क्या डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत। फिर आगे देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम को देखते हैं हम लोग कैसे होगा। न्यूलैंड अपने समय तक ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित कर एक नियम का प्रतिपादित किए थे, जिसे न्यूलैंड के अष्टक नियम को कहते हैं। अब देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि सभी तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक पहला तत्व का गुण उसके 8वें तत्व के गुण के समान होगा। अगर हम किसी को परमाणु भारों के क्रम में अगर सजाते हैं तो पहला तत्व का जो भी गुण होगा वही उसका 8वां तत्व का गुण होगा। इसी को हम लोग न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत कहते हैं। जैसे संगीत का प्रथम स्वर उसके अष्टम स्वर के समान है। अब देखिएगा सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है, 8 के बाद क्या आता है, सा आ जाता है। तो इसमें क्या है कि 8वां जो होगा 8वां तत्व वो पुनः उसी के वही संगीत के नियम को ये माने हैं। जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या दिया गया है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में दिया गया है तत्वों को क्या है, तत्वों के नियमित वर्गीकरण की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास मेंडलीव का रहा। अब तक जो इतने तत्वों का वर्गीकरण देखे जिसमें मेंडलीव का तत्व का वर्गीकरण जो था, ये प्रयास बहुत अच्छा रहा। चलिए हम लोग अगला पृष्ठ में चलते हैं, अगला स्लाइड पे। अगले स्लाइड को देखते हैं। मेंडलीव जो बोले थे उनको क्या कैसे दर्शाया गया है। मेंडलीव जो है इनके आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। याद रखेंगे, इनके आवर्त नियम के अनुसार, किसके, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। आगे देखते हैं, अर्थात यदि सभी तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व बार बार आते हैं। मेंडलीव बहुत ही सीधा शब्द में बताए थे। क्या बताए थे? अगर कोई तत्व है, ठीक है, उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल, मतलब कुछ ऐसा अंतराल आएगा, उसके बाद जो है उसके निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व बार बार आएंगे। फिर देखिए मेंडलीव के बाद के मेंडलीव के आवर्त सारणी क्या है। देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी को हम लोग देखते हैं। मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या बोल रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार बने आवर्त सारणी को मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव जो आवर्त नियम बनाया उनके द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया उसी को मेंडलीव के आवर्त सारणी कहेंगे। इसमें तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया। क्या? परमाणु भारों के, याद रखिएगा, परमाणु भारों के क्रम में रखा गया इसमें। और इसमें 7 क्षैतिज कतार, क्या, 7 क्षैतिज कतार जिन्हें आवर्त और 9 ऊर्ध्वाधर कतार जिन्हें वर्ग कहते हैं। आवर्त और वर्ग जो था उनको सबसे पहले कोई अगर बताया तो वो किसने बताया? तो मेंडलीव ने। आधुनिक, देखिए मेंडलीव के बाद क्या है, आधुनिक आवर्त नियम। याद रखेंगे एक चीज़ और है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 7 क्षैतिज कतार है। क्षैतिज कतार को आवर्त बोलेंगे, जबकि ऊर्ध्वाधर उदग्र जो कतार होंगे उसे वर्ग बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? तो याद रखेंगे आधुनिक आवर्त नियम ये मोसले के द्वारा बताया गया।
आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने बताया कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु संख्या है, न कि परमाणु भार। मेंडलीव परमाणु भार को मानते थे, जबकि मोसले ने बताया परमाणु संख्या है, न कि परमाणु भार। ठीक है, इसके अनुसार से देखिए क्या है। इस आधार पर मोसले ने एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम या मोसले का आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम को ही मोसले का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जैसे वहाँ पढ़े थे मेंडलीव में, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण जो होता है परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। तो लेकिन मोसले और आधुनिक जो है, मोसले जिसको कि आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, इसमें परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी को देखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं तत्वों के वर्गीकरण का सबसे विकसित रूप आधुनिक आवर्त सारणी है। जिसमें सभी तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। कैसा रखा गया है? परमाणु संख्या बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यह आवर्त सारणी आधुनिक या मोसले के आवर्त नियम पर आधारित है। इसमें क्या है? यह आवर्त सारणी आधुनिक या मोसले के आवर्त नियम पर आधारित है। इसमें दो प्रकार के कतार है। इसमें कौन कौन कतार है? दो है, आवर्त और इसमें अभी पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले, क्या है? आवर्त है। इसमें दो कतार है, क्षैतिज को आवर्त और उदग्र को क्या बोलेंगे? उदग्र को बोलेंगे वर्ग। जैसे उसमें बोले थे मेंडलीव में, क्या बोले थे? क्षैतिज को बोले थे आवर्त और उदग्र को वर्ग। सेम वही हो गया इसमें भी, क्षैतिज कतार को आवर्त जबकि उदग्र को वर्ग बोलेंगे। इसको बढ़िया से नोट करके रखिएगा। इसके बाद आवर्त को देखिए क्या है। आवर्त जो है सारणी में क्षैतिज कतारों का आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, जिसकी संख्या 7 है। याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। कोई भी आवर्त 1a क्षारीय धातु से शुरू होता है और वर्ग 0 अकरीय गैस तक गैस में अंत होता है। बहुत ही नोटेड पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा। कोई भी आवर्त वर्ग 1a क्षारीय से शुरू होता है और अकरीय गैस 0 तक अंत हो जाता है। ठीक है, इसको अगला देखते हैं क्या है। प्रथम आवर्त को लघु आवर्त। प्रथम आवर्त को क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। प्रथम आवर्त को लघु आवर्त, द्वितीय तथा तृतीय आवर्त को लघु आवर्त और लघुत्तम आवर्त, प्रथम आवर्त को लघुत्तम आवर्त, शॉर्टेस्ट पीरियड, जबकि द्वितीय और तृतीय आवर्त को लघु आवर्त। द्वितीय और तृतीय को क्या बोलेंगे? लघु आवर्त, जबकि द्वितीय तृतीय को लघु आवर्त, चतुर्थ और पंचम को दीर्घ आवर्त, षष्ठम आवर्त को दीर्घतम आवर्त तथा सप्तम वर्ग को अधूरा आवर्त कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही नोटेड पॉइंट है, इनको नोट करके रखिएगा। एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रथम आवर्त को लघुत्तम आवर्त, द्वितीय तथा तृतीय आवर्त को लघु आवर्त, चतुर्थ और पंचम को दीर्घ आवर्त, षष्ठम को बोलेंगे दीर्घतम आवर्त, जबकि सप्तम आवर्त को अधूरा आवर्त कहेंगे। ठीक है, प्रथम आवर्त में 2 तत्व, द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8-8 तत्व, चतुर्थ और पंचम आवर्त में 18-18 तत्व और षष्ठम आवर्त में 32 तत्व है। याद रखेंगे, प्रथम आवर्त में 2 तत्व, द्वितीय और तृतीय में 8-8 तत्व, जबकि चतुर्थ और पंचम आवर्त में 18-18 तत्व, षष्ठम आवर्त में 32 तत्व होते हैं। आगे चलते हैं। सप्तम आवर्त में 32 तत्व रखने की क्षमता। सप्तम आवर्त में क्या है? 32 तत्व रखने की क्षमता है। किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके परमाणु के उपस्थित कुल कक्षा की संख्या के बराबर होती है। जैसे कक्षा की संख्या 3 है तो आवर्त की संख्या भी 3 होगी। किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके परमाणु में उपस्थित कुल कक्षा की संख्या के बराबर होती है। जैसे कक्षा की संख्या 3 तो आवर्त की संख्या भी 3 होगी। अब आते हैं वर्ग देखते हैं। क्या देखेंगे? वर्ग देखेंगे। वर्ग में क्या? आवर्त सारणी के उदग्र कतार को वर्ग कहते हैं। देखिए आवर्त कितना था? 7 था। आवर्त कितना था? 7 था। जबकि वर्ग कितना हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, आवर्तों की संख्या क्या है?
7 है, ठीक है। वर्ग जो है 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 18, ठीक है, वर्ग हो जाएगा 18। वर्ग 1A के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, अल्कली मेटल बोलेंगे वर्ग 1A को। इसमें लिथियम, सोडियम, लीना करे रब से फरियाद, यही याद रखना है। और H एक अधातु तथा फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय धातु है, बस याद रखेंगे इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। H जो है एक अधातु है, जबकि फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय धातु है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल आकारक तत्व है। लिथियम जो है क्या है, सबसे अधिक प्रबल आकारक तत्व है। सबसे हल्के तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होगा। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन। देखिए याद रखिएगा, सबसे अगर पूछा जाएगा हल्का तत्व तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अभी तुरंत पढ़े हैं क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है। जबकि अगर पूछा जाए सबसे हल्के धातु तो उसमें आप करेंगे लिथियम, ठीक है। अगला आते हैं वर्ग 2A में, वहाँ पढ़े क्या, अल्कली मेटल था। अब यहाँ देखिए अल्कली अर्थ मेटल होगा, क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2A में एक के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। इसमें BeMg CaSr BaRa, बेटा मंगेकार, स्कूटर, बाप राजी, ये है सेकंड ए में, वर्ग सेकंड ए में है। वर्ग 5A के तत्वों को निकोजेंस क्या बोलते हैं, निकोजेंस अर्थात खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, इसको क्या बोलेंगे, वर्ग 5A में वो निकोजेंस कहेंगे, जिसको खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं। और वर्ग 6A के तत्वों को चैल्कोजन बोलेंगे। वर्ग 6A को चैल्कोजन बोलेंगे, अर्थात अयस्क बनाने वाले, खाद बनाने वाले हो जाएंगे 5A, जबकि 6A हो जाएगा चैल्कोजन, जो अयस्क बनाने वाले होंगे। आगे चलिए, 7A है, क्या है, 7A के तत्वों को हैलोजन कहेंगे। 7A के तत्व को हैलोजन कहेंगे, अर्थात नमक बनाने वाले तत्व कहेंगे, क्या बोलेंगे, नमक। 5A को बोलेंगे खाद्य बनाने वाले निकोजेंस, 6A को बोलेंगे चैल्कोजन अयस्क बनाने वाले, 7A को कहेंगे हेलोजेंस अर्थात नमक बनाने वाले तत्व। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 80 है। आयोडीन एक ऊर्ध्वपाती हेलोजन है, याद रखेंगे इसको, आयोडीन एक ऊर्ध्वपाती हेलोजन है। ब्रोमीन एक तरल अधातु है, ब्रोमीन क्या है, तरल अधातु है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वर्ग 0 के तत्वों को अकड़ीय गैस, वर्ग 0 जो है वो उसके तत्वों को अकड़ीय गैस कहते हैं, क्या, इनर्ट गैस कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आता है। इसमें क्या कौन कौन आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस है, क्या है, जेनॉन जो है, याद रखिएगा, जेनॉन जो है रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस है। वर्ग 1B के तत्वों को मुद्रा धातु, क्वाइंग मेटल कहते हैं। मुद्रा मतलब क्वाइंग मेटल कहते हैं। इसमें कॉपर, Ag और Au तथा U है, याद रखेंगे। मुद्रा धातु किसको, 1B को बोलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है। चारों ब्लॉक को देखेंगे। पहले देखते हैं एस ब्लॉक को, क्या देखते हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक जो ऐसे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक क्या कहेंगे, ऐसे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे क्या कहेंगे, उन्हें एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इस ब्लॉक के तत्व का साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2, जहाँ N अंतिम कक्षा संख्या है, N क्या है, अंतिम कक्षा की
संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन तत्वों की संयोजकता हमेशा निश्चित होती है। इन तत्वों की संयोजकता हमेशा निश्चित होती है। 1A तत्वों की संयोजकता 1 तथा 2A संयोजकता 2 होती है। 1A का संयोजकता 1 और 2A का संयोजकता 2 होती है। आगे चलते हैं हम लोग कि S ब्लॉक तत्व साधारणतः रंगहीन यौगिक का निर्माण करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, लाइन है कि याद रखेंगे। S ब्लॉक तत्व रंगहीन यौगिक का निर्माण करता है तथा इनका यौगिक प्रायः प्रति चुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं S ब्लॉक के तत्व साधारणतः। इस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व ठोस धातु होते हैं। इस ब्लॉक में आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस है। इस ब्लॉक में एक हाइड्रोजन ही ऐसा है जो अधातु है, बाकी सभी ठोस धातु है। हाइड्रोजन गैसीय अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? गैसीय अधातु है। अब आगे चलते हैं पी ब्लॉक। क्या देखते हैं? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को हम लोग देखेंगे कि पी ब्लॉक में क्या होगा। पी ब्लॉक को देखते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। किसमें? पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। एस ब्लॉक में 2 वर्ग 1A और 2A है। इसमें 3A से 0 वर्ग तक कुल 6 वर्ग है। याद रखेंगे, इसमें कितना है? 6 वर्ग है, 3A से लेके 0 वर्ग तक। ठीक है, आगे देखिए। इस ब्लॉक के तत्वों को साधारणतः NS2 NP1 से 6 है। साधारणतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होगा, NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 तक होगा, जहां N अंतिम कक्षा की संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग। इसमें धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उपधातु देखिए इसमें क्या है। मेटलाइट जो होता है, मेटलाइट होता क्या है? मेटलाइट को देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि मेटलाइट होता क्या है। उपधातु ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों जैसा आचरण करता है। कैसा करता है? धातु के जैसा भी करता है और अधातु के जैसा भी करता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उसे उपधातु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उपधातु। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और ट्यूरेलियम। क्या है? ट्यूरेलियम। ये सब क्या है? उपधातु है। ये सभी पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? पी ब्लॉक के। ये सभी किस में आता है? पी ब्लॉक के अंतर्गत। बी इलेक्ट्रॉन अल्पता, इलेक्ट्रो डिफिशियंसी जो होता है, बी इलेक्ट्रो डिफिशियंट यौगिक का निर्माण करता है, जिसमें बी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। किससे? बी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे BCl3, BBr3, BH3 इत्यादि। सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग क्या किया जाता है? अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखिए। इनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। इनका प्रतिरोध जो है ताप घटाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर घटता है। इनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। इनका शुद्धिकरण क्षेत्र शोधन विधि के द्वारा किया जाता है। इसका शुद्धिकरण क्षेत्र क्या होता है? शोधन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में एल्युमिनियम मिलाकर पी टाइप अर्धचालक, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम में एल्युमिनियम मिलाकर पी टाइप अर्धचालक तथा फास्फोरस मिलाकर एन टाइप अर्धचालक बनाया जाता है। याद रखेंगे, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इसमें अगर हम एल्युमिनियम को मिला देंगे पी टाइप हो जाएगा, जबकि फास्फोरस को जब मिलाएंगे
तो ये एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। पी ब्लॉक में ठोस, द्रव और गैसीय सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस सभी प्रकार का तत्व पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। पूछेगा द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? ब्रोमीन। अब आगे देखिए, गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। गैसीय अवस्था में क्या क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तथा सभी अक्रिय गैस होते हैं। गैसीय अवस्था में कौन कौन होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा सभी अक्रिय गैस जो इसमें है शून्य वाला, इसमें पीरियोडिक टेबल में शून्य वाले जो है। बाकी सभी तत्व ठोस अवस्था में होते हैं। डी ब्लॉक देखिए, अब क्या आ गया? एस देख लिए, पी देख लिए, अब डी ब्लॉक देखिए। किसको देखना है? डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक को देखने के लिए हम लोग पुनः आते हैं डी ब्लॉक पर। डी ब्लॉक के जो है ऐसे तत्व जिनके परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन पेनल्टियमेट ऑर्बिट के डीप ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। क्या करता है? डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक देखिए क्या कहता है? ऐसे तत्व जिनके जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उन्हें डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता है। इस ब्लॉक में कौन कौन आएगा? याद रखेंगे, इस ब्लॉक में आएगा 1B, 7B और 8। 1B, 7B और 8 वर्ग है। इस ब्लॉक के तत्वों का साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस ब्लॉक के तत्वों का साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1, n-1, D1 से 10 तक NH2। बहुत अच्छा है, n-1 D1 से 10 तक NS1 है। इसमें सभी तत्व ठोस हो धातु है। इसमें सिर्फ पारा जो है तरल धातु है। डी ब्लॉक में याद रखेंगे, डी ब्लॉक में जो है सारे ठोस होते हैं, जबकि ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है, जो कि पारा है। क्या है? पारा जो है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके सभी तत्वों को संक्रमण एवं परिवर्तनीय धातु, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। इसके सभी तत्वों में को संक्रमण या परिवर्तन धातु, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। इस ब्लॉक के तत्व प्रायः रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं तथा ये प्रायः अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसमें पढ़े थे क्या? पी ब्लॉक में क्या पढ़े थे? याद रखिए, पी ब्लॉक में होता है क्या? पैरामैग्नेटिक इसमें पढ़े ना। इसमें डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक हो गया पैरामैग्नेटिक, जबकि वो हो जाएगा पी ब्लॉक, ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोडिफिशिएंट। ठीक है, आगे चलते हैं डी ब्लॉक में। इसके सभी धातुएं ट्रांजिशन कहते हैं, परिवर्तन होते हैं। इस ब्लॉक क्या है? इस ब्लॉक, चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद फिर और साफ में देखेंगे। देखिए इसमें क्या है? इस ब्लॉक के तत्व प्रायः रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं तथा ये प्रायः अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। पी ब्लॉक क्या होगा? SPD। डी ब्लॉक जो होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। अब चलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक में। क्या? एफ ब्लॉक को देखते हैं। एफ ब्लॉक ऐसे तत्व जिनके परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट को एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसे एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत जो है SPD एफ ब्लॉक के अंतर्गत, ये देखिए परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड्स तथा परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक इसको एक्टेनाइड्स कहते हैं। याद रखिएगा, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स जो होता है ये होता है एफ ब्लॉक में। लेंथेनाइड्स को दुर्बल मृदा धातु कहते हैं। लेंथेनाइड्स को दुर्बल
मृदा धातु कहते हैं। अब आगे चलते हैं तत्वों के गुणों की आवर्तता, पीरियडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, पीरियडिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। परमाणु त्रिज्या क्या है? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा तथा उनके नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होगा? परमाणु की बाह्यतम कक्षा तथा उनके नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके तत्वों के नाभिकों में धन आवेश की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है। याद रखेंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कक्षाओं ऑर्बिट की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे बढ़ती है, जबकि बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो वो घटेगी वहाँ पर परमाणु की त्रिज्या। अब आगे आते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन में देखते हैं क्या है? किसी तत्व के परमाणु को अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पिछले कक्षा में भी पढ़े हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 तक हो जाती है। देखिए, परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाएंगे घटेगा, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है बाएं से स्टार्ट करेंगे तो 1 से लेकर 8 तक बढ़ेगी। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ये भी बात सही है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होती है। आगे है संयोजकता। क्या है? संयोजकता, जिसको वैलेंसी बोलते हैं। किसी आवर्त में तत्वों की संयोजकता 1 से बढ़कर 4 हो जाती है तथा उसके बाद यह घटते घटते 0 हो जाती है। किसी एक वर्ग में सभी तत्वों की संयोजकता भी समान होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो उसका संयोजकता भी समान होगा किसी एक वर्ग का। आयनन विभव। क्या है? आयनन विभव देखते हैं क्या है? किसी गैसीय परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव वही है, जैसे कोई तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी हो चाहे कहीं, अंतिम कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो ऊर्जा खर्च होगी उसे आयनन विभव कहेंगे। जिस तत्व का आयनन विभव कम होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बन सकता है। जिसका आयनन विभव अधिक होगा वो उतनी ही परेशानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। आगे देखते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रायः आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। अभी तुरंत पढ़े हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। आगे है धातुई गुण, मेटालिक कैरेक्टर। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घटते जाते हैं तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ते जाते हैं। बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण घटता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ता है। आगे देखते हैं वर्ग 4a। क्या है? वर्ग 4a को देखते हैं। वर्ग 4a कहता है कि उसमें जितने भी तत्व का है उसका गलनांक उच्च होता है, जबकि निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। वर्ग 4a का जो होता है गलनांक वर्ग 4a का गलनांक, तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, जबकि निष्क्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन जो है निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रति इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता देखेंगे। किसी गैसीय परमाणु, क्या है? किसी गैसीय परमाणु की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने पर जितनी ऊर्जा की मात्रा उत्सर्जित करती है
उसे उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। देखिए आयनन विभव का उल्टा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता में किसी एक इलेक्ट्रॉन को जुड़ने में जितना ऊर्जा उत्सर्जित होता है उसको इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं, जबकि आयनन विभव जो है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने में जितना ऊर्जा खर्च होता है उसको आयनन विभव कहते हैं। आगे देखते हैं इसको, आगे देखते हैं, आगे है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बढ़ता जाता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ त्यागने का क्षमता है, वहाँ लेंगे तो अधिक खर्च पड़ेगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की है। इसको नोट कर लीजिए और बढ़िया से याद रखिए। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है क्लोरीन की है। किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान घटता है। बाएं से दाएं जाइएगा तो बढ़ेगा, जबकि ऊपर से नीचे आइएगा तो वो घटेगा। अब आगे देखते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन प्रीति फ्लोरीन से अधिक होती है। क्लोरीन का फ्लोरीन से अधिक होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्लोरीन का अधिक होता है फ्लोरीन से। अब आते हैं आगे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं किसी अणु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब किसी अणु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति जो होती है उस परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता बराबर होगा आयनन विभव, जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने में जो लगा था वो आयनन विभव, और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो एक इलेक्ट्रॉन शामिल करने में जो ऊर्जा उत्सर्जित हुआ, दोनों को जोड़ के 5.6 से भाग दीजिए तो आपका हो जाएगा वो विद्युत ऋणात्मकता। ये सूत्र याद रखेंगे। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाइएगा तो ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, जबकि किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आइएगा तो घटती जाती है। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर बाएं से दाएं अगर घटेगी तो ऊपर से नीचे बढ़ेगी, अगर बाएं से दाएं बढ़ेगी तो ऊपर से नीचे घटेगी। इसके बाद देखते हैं फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। यहाँ ये याद रखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसकी है? फ्लोरीन की। जबकि अभी तुरंत पढ़े हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके? क्लोरीन की है। सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। सीजियम जो है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। चलिए हम लोग इस तरह से आज पाँचवा टॉपिक पूरा किए। वो पाँचवा टॉपिक क्या था? तो पाँचवा टॉपिक था वो, देखिए पाँचवा टॉपिक क्या था, छठा टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, रसायन बंध। पाँचवा टॉपिक आप देखिए अभी हम लोग जो पढ़े तत्वों का वर्गीकरण। क्या पढ़े? तत्वों का वर्गीकरण। अब आगे पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। क्या है? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन को जब पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, फिर ऑक्सीकरण, अवकरण, ये पढ़ते हुए जाएंगे। फिर अम्ल, भस्म और लवण, एसिड बेस और एसिड बेस पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आज समाप्त किया पाँचवा चैप्टर। जो भी नए जुड़े हैं इस चैनल पे, यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वो इन्हें कृपया करके सब्सक्राइब करें और इस परिवार को बड़ा करने में आप अपना योगदान दें। देखिए आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इनके वन लाइनर अप्रोच जितने भी एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो जितना दिया हुआ है, इसमें मैं कोशिश करूँगा 1 बाय 1 करके हर सब्जेक्ट का आपके बीच लाऊं। अभी मैं केमिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूं, आगे फिर फिजिक्स है या ज्योग्राफी या पॉलिटी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। या तो आर्ट्स पेपर से एक और लाएंगे या साइंस का जो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस सृष्टि अध्ययन संस्थान में जुड़े हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है।
आपका अपना मुन्ना यादव अब विदा लेता है। पुनः इसी समय में कल वापस फिर आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।